नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिनों तक चली मानसून सत्र की कार्रवाई को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। आगे सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। ये 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण नीतियां बनने की या जो भी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक उसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंच। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है उस दिशा में भी हम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर 2-3 सालों का देखेंगे तो दुगना हमने ऋण जो है वापस करने का काम शुरू किया है और राजस्व बढ़ाने पर हमारा मुख्य फोकस रहा है कि राजस्व बढ़े और उसको लेकर लगातार चाहे आज वो रेवेन्यू बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में है। तो उधर चमोली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। उत्सव है क्योंकि इन मेलों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाने का काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह मेला हमारी लोक संस्कृति, कला, संगीत और अनेक परंपराओं को अपने में संजोए हुए है, जो नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ने का कार्य करता है। इस मेले के माध्यम से हम अपने स्थानीय कलाकारों को भी, कारीगरों को भी प्रोत्साहन देते हैं और उनकी कला और हुनर को भी एक नया मंच मिलता है कि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, उनको अगर अवसर मिले तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये हमने साक्षात रूप से देख लिया है कि उनके उत्पाद आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छे हो रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो जहां स्वयं का व्यापार भी कर रहे हैं, अपना रोजगार भी कर रहे हैं, वहीं अनेक लोगों को आज रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और हमने इसीलिए अपनी बहनों के लिए ऋण की व्यवस्था भी की है। 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की है। स्वयं सहायता समूह को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है कि हमारी मातृशक्ति आगे आए और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन उत्पादों को बेचने के लिए उनको कहीं भटकना न पड़े, उनके उत्पाद खराब न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण महिला योजना भी हमने प्रारंभ की है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना भी शुरू की है और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने हाउस ऑफ हिमालय ये ब्रांड भी अभी उद्घाटन उसका किया है। तो उधर प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराए जाने की बात सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय सीमा पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौड़िया ने कोर्ट में बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह
या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं अब इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निकाय चुनाव तय समय पर हो पाएंगे, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि जब चुनावों की तारीख नजदीक आए तो सरकार चुनाव कराने के लिए मुकर जाए। शपथ पत्र मेरी जानकारी में आया है कि एक शपथ पत्र दिया गया कि 25 अक्टूबर तक चुनाव कर सकते हैं। इस बात में मुझे लेकिन आज भी आशंका है, क्योंकि जो अग्रवाल साहब है मंत्री जी, वो पहले भी 2 बार मूर्ख बना चुके हैं जनता को भी और सबको। पहले वो कहते हैं कि हमने तैयारी कर ली, फिर कहते हैं ये कमियां रहेगी, फिर कहते हैं हमने तैयारी कर ली, फिर ये कमियां कर ली। इस बार भी मुझे आशंका है। आशंका इसलिए है क्योंकि परिसीमन जो हुआ है उसको लेकर अभी लोग आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, तो उनका निस्तारण होना आवश्यक है। ये लोकतंत्र है, आप हिटलर साइज से कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अभी तक ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये बड़े काम है और इसमें समय लगता है। मुझे लगता नहीं कि सरकार तैयार है। मुझे लगता है फिर जैसे ही डेट नजदीक आएगी सरकार फिर से अपनी बात से पलट जाएगी। जल्दी अपने जो निकाय चुनाव के लिए हम प्रेक्षक को भेजना है उनकी हम घोषणा कर देंगे। हम नगर निकायों के लिए 2 कार्यकर्ता भेज रहे हैं और नगर पालिकाओं के जिला केंद्र के आधार पर हम 3 कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। तो सब जगह जाकर बहुत जल्दी उनकी जो प्रत्याशी के संदर्भित जो गाइडलाइन है, प्रत्याशी के बारे में जो नाम है वो हम तक पहुंचेंगे। बाद में उनका कार्यकर्ता बीच में रायशुमारी के साथ एक पब्लिक सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी घोषणा करेंगे। तो उधर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन कंपनियों को हटाने के नाम पर किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, क्या ये न्याय है, ये सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने कहा कि जेपीसी से कम कुछ नहीं। और हम जेपीसी इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारा कोई किसी से विद्वेष है। हम तो ये बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई देश में तरक्की के हक सबको हैं, बराबर हैं। सिर्फ एक आदमी को जो आप दे रहे हो और उसको भी सही निकालने के लिए, उसके गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए सेबी जैसी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हो। सेबी जैसी संस्था में जो माधवी बुच है, जो खुद दागी इतिहास की दिखाई दे रही है 2008 से लेकर के अब तक, उसको आप अध्यक्ष बनाए हुए हो। 2 महीने में सेबी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट 18 महीने में नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं चकमा दे रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि एक समग्र रूप से जेपीसी हो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। तो उधर दिवंगत संत पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का चयन हो गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में पायलट बाबा की मुख्य शिष्या रही केको आइकावा को पायलट बाबा का उत्तराधिकारी बनाया गया है। जापान की रहने वाली केको आइकावा की साधक योंग माता के नाम से जाने जाते हैं। ये पिछले कई सालों से पायलट बाबा के योग और ध्यान शिविरों में साथ रहती थी। केको आइकावा के अलावा 2 अन्य साध्वियां जो चयनित हुई हैं और साथ ही उनका नाम है चेतना और साधना, जिन्हें संस्था की उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। तीनों महिलाएं शिष्या ही हैं और पायलट बाबा के बाद देश विदेश में फैले आश्रमों को संचालन करने में मदद करेंगी। स्वर्ग माता केला नंदगिरी जो सन्यासिनी नाम है, बाकी उर्फ आप कुछ भी लगाते रहेंगे। इसी तरह से हम लोग उनको जो हमें बताया गया था पायलट बाबा के थ्रू, वो बताया गया था 2007 के पहले हमें बताया गया था जोग माता। जोग माता क्योंकि वो समाधि 3-3 महीने का अनेक प्रकार की लंबी समाधि लेने में सक्षम है, इसलिए जोग माता के नाम से जाने जाते थे। वो निर्विघ्न रूप से सर्वसम्मत से अध्यक्ष पद पर उनका चुनाव हुआ। तो उधर विकासनगर में कैलाश रिवर बेड मिनरल्स कंपनी के कर्मियों और ट्रक संचालकों के बीच हुए विवाद और मारपीट का मामला
तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ट्रेन डंपर जन कल्याण समिति के बैनर तले ट्रक और डंपर संचालकों ने कंपनी पर तानाशाही और पुलिस पर एक तरफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि खनन विभाग के साथ ही कैलाश रिवर बेड मिनरल्स कंपनी के प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जिम्मा सौंपा है, लेकिन कंपनी नियमों के ताक पर रखकर अवैध खनन को भी बढ़ावा देती आई है। देश के मुख्यमंत्री जी का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस खनन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपने प्रयास का एक परिचय दिया है। परंतु परिचय देने के बाद क्या है कि जो समस्या हमारे साथ खड़ी हो रही है वो इस कंपनी को लेके हो रही है। कंपनी का कोई भी क्लियर कट पॉलिसी नहीं बता रहे हैं कि हमने काम कैसे करवाना है। अब काम तो जैसा वो करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन अब काम करते करते गुंडई पे उतारू हो गए। अब गुंडई तो बॉस कोई भी आदमी इस समाज में बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हम व्यापारी हैं, झगड़ा तो हम करना चाहते नहीं है। अब 18 और 19 तारीख को जो घटना घटी है उस विषय पे लेके मैं आपको संज्ञान देना चाहता हूं कि हम लोग काम करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े का हमारा कोई औचित्य नहीं है। तो ये कंपनी जो यहाँ सब मुझे जो कल्चर लग रहा है कि ये चाहती है कि मैं यहाँ पर जो है बाहुबल के तरीके से नियम कानूनों को ताक पर रखकर कार्य करूँ, ये तो हम होने नहीं देंगे। तो आज तक जब से कंपनी बनी है आई है तब तक इसका कोई भी नियम, कोई एसओपी सरकार से क्या इनका शासन से पैक्ट हुआ है, कैसे ये कार्य कराना है, कोई सार्वजनिक नहीं करेगा। ना जिले के जिम्मेदार अधिकारी ने ये जिम्मेदारी समझी कि ट्रांसपोर्टरों को और कंपनी के पदाधिकारियों को बैठाकर वे गाइडलाइन हमको बताई जाए जिसके अनुरूप ये कार्य किया जा सके। देखिए, सरकार द्वारा खनन के काम के लिए जो प्राइवेट कंपनी लाई गई, हमें खुशी हुई थी कि ये काम हमारा सुचारू रूप से चलेगा। हम लोगों पर जो एक कलंक है खनन माफिया का वो हटेगा, प्रॉपर तरीके से नंबर 1 में सब काम चलेगा। लेकिन खनन कंपनी ने गुंडाई शुरू कर दी है, ड्राइवरों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया है और उन्हीं के कारिंदे कुछ लोगों की गाड़ियां निकलवाते हैं, जिसका जो नंबर 1 की गाड़ी आती है विरोध करते हैं और वो उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं। अभी एक हफ्ता पहले भी धर्मौरा चौकी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसका कारण भी यही था। इससे पहले नंदा की चौकी में भी एक मामला हुआ है, उसका भी कारण यही था। ऋषिकेश में भी एक मामला हुआ है, इधर दूसरे और अदर स्टेटों जिलों में भी यही मामला हुआ है। तो हमारा जो विरोध है, परसों एक घटना हुई है 18-19 तारीख की रात में, एक ड्राइवर की गाड़ी कोई निकलवा रहे होंगे, दूसरे ड्राइवर ने उसका विरोध करा होगा। कंपनी के जो कारिंदे हैं, लोकल लोग जो हैं, उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज होटल तक 101 भवन स्वामियों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 23 अगस्त तक अपने भवनों को खुद तोड़ने के लिए कहा गया है। इस पर जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अगर 23 तारीख तक भवन को खाली कर नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन बलपूर्वक भवन को तोड़कर खाली कराएगा। वहीं नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों की ओर से नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसके द्वारा सेफ्टी ऑडिट के बाद ये निर्णय लिया गया था कि विभिन्न चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना है। इसी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक का भी चौड़ीकरण प्रस्तावित था, जिसमें कुछ लिटिगेशंस थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। उसमें मध्य मार्ग से दोनों तरफ 12 मीटर इसको वाइड किया जाना है। उसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा 23 अगस्त तक का समय सभी जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको समय दिया गया कि वो स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। उसके बाद इसको बलपूर्वक विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनी थी जिसके सम्मुख 101 प्रकरण विचारार्थ रखे गए थे। समिति ने पक्षकारों को सुनने के बाद उनके अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। टोटल 101 नोटिस इश्यू किए गए थे। 23 तारीख का समय उनको दिया गया है कि वो स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। उसके बाद संबंधित जो हमारा लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा बलपूर्वक इसे हटा दिया जाएगा।
क्यों प्रशासन व्यापारियों से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जबकि माननीय न्यायालय ने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है। ये कोई गेम खेल रहे व्यापारियों के साथ। इन्हें व्यापारी को बच्चों से मतलब नहीं, उनकी रोजी रोटी से मतलब नहीं। अरे कल दुकानें तोड़ने पर आमादा हो गए कि अपने हमारे बच्चों को ये खिलाएंगे। 100 साल पुरानी दुकानें हैं। मैं पीडब्ल्यूडी को बता देना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी पे ये सड़क सिर्फ 2015 तक रख रखाव के लिए थी। ये एनएच नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट रोड है। सारी शराब की दुकान देख लीजिए, एनएच पे शराब की दुकानें कभी नहीं होती है। ये सिर्फ प्रशासन भ्रामक स्थिति पैदा कर रहा है, जिससे व्यापार मंडल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम आर पार की लड़ाई करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि चिंगारी है। जैसे की जानकारी मिली है कि कोर्ट के आदेश अनुसार जो है यहाँ पे मुनादी हो रही है, लेकिन उसका कोर्ट का जो है कोई हमारे पास जो है जो कॉपी रहती है वो अभी तक जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। तो व्यापारी चाहते हैं हमें जो है उसकी कॉपी सार्वजनिक की जाए, ताकि हम जो है अगर अपने जो है रोजी रोजगार का जो है आगे कुछ निर्णय ले पाए। हम जो है उसके अगेंस्ट में जो है कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएं या कहीं पे भी जाने का हम अपना जो है मन बनाएं, क्योंकि रोजी रोजगार से जुड़ा मामला है। और कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं 50 से लेके 60 से लेके 70 साल उनके जो है चौथी पीढ़ी तक जो है इसमें अपना कारोबार कर रही है। तो उन्हें जो है ये कहने का अधिकार रहेगा कि भाई आगे के लिए हम रोजी रोजगार के लिए अपनी लड़ाई कैसे लड़ें। तो उसके लिए जो है आज ये नगर आयुक्त या सिटी मजिस्ट्रेट कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो है आज नहीं मिल पा रहा कार्यालय में, तो उसके लिए जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे। तो उधर मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने देहरादून में स्थित सूचना अधिकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आयोग की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस दौरान सूचना आयुक्त विपिन चंद्र और योगेश भट्ट भी, इस सचिव सूचना आयोग अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, एक तो जो हमारे यहाँ पे जो पीआईओज हैं और अपील अधिकारी, तो हमने एक पुरस्कार का एक प्रारंभ किया है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं पीआईओज, क्योंकि आरटीआई एक्ट मुख्य रूप से लोक प्राधिकारी जो है, पब्लिक अथॉरिटीज है, उनसे सूचना संबंध में है। तो वो जितना ज्यादा इसके बारे में जानकारी रखते होंगे कानून के बारे में, उतना अच्छी प्रकार से वो डिस्पोजल करेंगे अपना जो सूचनाएं उनको, जो उनके पास आवेदन पत्र आ रहे हैं उनका। तो उनके लिए एक तो हमने कार्यशाला का आयोजन किया है, तो वो आयोजन अभी 30 अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा। तो अभी विभागवार रहेगा, एक महीने में 2 बार वो सूचना आयोग में पूरे प्रदेश भर से उसी के जो है लोग सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी आएंगे, तो उनकी एक तो कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और इसी में से जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसी में से 5 लोक सूचना अधिकारी और 3 जो है अपील अधिकारी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में बहुत अच्छा कार्य किया है। तो वहीं देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशों से सीडीओ झरना कमठान ने पीएम विश्वकर्मा की समीक्षा की बैठक की। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इस पर देहरादून की सीडीओ झरना कमठान ने कहा कि बैठक 4000 लोगों को मुफ्त व्यावसायिक कौशल परीक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अभी 2500 आवेदन भी आ चुके हैं। बेसिकली जिला उद्योग मित्र की जो बैठक हुई थी, जिसमें हम अपने उद्योग बंधुओं के साथ में उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वहीं पे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी समीक्षा की गई थी। तो इसमें हमारे जनपद का इस साल का टारगेट लगभग 4000 का है, जिसके सापेक्ष 2500 के करीब हमें आवेदन प्राप्त हो गए हैं। तो आवेदन विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न स्तर पर आते हैं और उसके बाद उसको उच्च स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। तो हमारे 2500 का टारगेट लगभग अचीव हो गया है। बाकी जो आवेदन पत्र किसी स्तर पर लंबित है, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पर लंबित हो या नगर निगम नगर पालिका के स्तर पर लंबित हो, सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसका समय अंतर्गत निस्तारण करें। तो उधर प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र में बीती रोज विधायकों के भत्तों में बढ़ोतरी की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपनी सुविधा के लिए पक्ष विपक्ष ने एकता दिखाई है, उसी तरह जनता के हितों के लिए भी सभी विधायकों का एक साथ आना जरूरी है और होना भी चाहिए। हाँ, ये निश्चित तौर पे जो है बड़ा सवाल है। जिस प्रकार अपने हितों के लिए ये सब विधायक एकजुट होते हैं, जनता के हितों के लिए भी इनको एकजुट होना चाहिए और निश्चित तौर पर प्राथमिकता जनता के लिए होनी चाहिए।
तो उधर हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हेड़ाखान धाम तक मोटर मार्ग का स्थानीय निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का भी जायजा लेते नजर आए। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अधिकारियों को अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के भी निर्देश जारी किए हैं। रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का हमने निरीक्षण भी किया, उखलढूंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल के भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और जो एक पीएचसी उखलढूंगा है, इसमें एक नियमितता पता चली है कि यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहां पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं। पहले मैं इनको सीएमओ साहब को और इनके जो एमओआईसी हैं, इनको कल मैंने कैंप ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो वहीं मसूरी में उत्तराखंड संघर्ष समिति ने प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया है और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन 16 साल की किशोरी से हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में किया जा रहा है। वहीं संघर्ष समिति की ओर से आरोपियों को तत्काल फांसी देने की मांग भी उठाई जा रही है। इस आज के धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके हाथ में सारी चीजें हैं, आपके हाथ में गृह विभाग भी है, जब आपके अधीन ये सारी कानून व्यवस्था आती है, तो आपको चाहते ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई कर, इनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो इस टाइप के जो रेप करते हैं, हमारी बेटियों को भी नहीं देख पा रहे हैं, ये किस टाइप के लोग हैं और सरकारी तंत्र में इस टाइप के लोग हैं, इतनी बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री का अधीन पूरा विभाग है, ये सारा सिस्टम उनको देखना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इससे कुछ दिन पहले हमारा उत्तराखंड में एक बेटी अंकिता भंडारी, उसके साथ हत्याकांड हुआ, उसके साथ भी रेप हुआ, उसके बाद भी उनको पाला जा रहा है कोर्टों में। उसके ऊपर अब जाके उन्होंने गैंगस्टर लगाई, गैंगस्टर लगा के उनको कोर्ट में जेल के अंदर रखे सरकारी रोटियां खिला रहे ऐसे लोगों को। तो उन्हें क्या फर्क पड़ा, उनको बाहर रोटी खिलाओ या अंदर, वहाँ तो काम भी नहीं करना पड़ा उनको, रोटी खाओ आराम से जेल के अंदर, बेटियों का रेप करो और ले जाओ अंदर जेल के अंदर। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात है। और मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर इस टाइप के जो रेपिस्ट जो यहाँ पर जो पैदा हो रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। तो उधर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है। गंगा का जलस्तर 293.30 मीटर पर आ पहुंचा है, जिसके चलते मैदानी इलाकों के खादर वाले क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है। गंगा के जलस्तर पर अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। गंगा का जलस्तर अभी 293.30 हुआ है, जो वार्निंग लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है और हमारा डेंजर लेवल 294 होता है। इस टाइम 1,77,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पास हो रहा है और ये जो पानी है इसमें पहाड़ों पर अधिक वर्षा और बादल फटने की वजह से जलस्तर बढ़ा है। आगे जो हमारा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे प्रशासन सभी हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित कर देते हैं और नीचे जो लक्ष्य है अपने बिजनौर बैराज और नरोगा बैराज का जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है और फोन के माध्यम से सूचित कर देते हैं और सबको अलर्ट कर दिया जाता है। हाँ, अभी इसका ट्रेंड बढ़ने का है और जो हमारा मैक्सिमम ऊपर बरसात है और जो बादल बताया उसका जो पानी जो आ रहा है उसका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो लगभग 4,000 क्यूमेक बताया गया है। तो वो लगभग अभी उसका चरम पे है, वो पास हो जाएगा धीरे धीरे। अभी लगभग 1 या 2 घंटे बाद ये डिक्रीज होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।